यो व्हाट्सअप, इट्स मी ध्रुव एंड हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का और एक नया लेक्चर लेके। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो डाल्टन भाई साहब के बारे में पढ़ा, हमने डेमोक्रिटस भाई साहब के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, हमने पोस्टुलेट्स पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, मतलब मॉडर्न जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है वो कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जॉर्ज डाल्टन के पोस्टुलेट्स को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंस समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप लेक्चर 1 देखे होंगे तो पता है, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास का डब्बा। सो अगर सोचो, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ा था कि कैथोड से एक रेज निकलता है और वो एनोड में जाता है। क्या आप सही में बताना कमेंट्स पे, क्या आपने सोचा होगा अगर कैथोड से रेज निकलता होगा तो एनोड से भी तो निकलना चाहिए ना? तो उसी कॉन्सेप्ट किसने सोचा? गोल्डस्टीन ने सोचा। तो उसने ये जो उसने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया, ये जो एनोड से जो रेज निकलती है उन्हें ऑब्जर्व किया। हाँ, ऑब्जर्व द पॉजिटिव रेज एमिटेड फ्रॉम एनोड एंड हैज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। जो ये जो रेज है ना, क्या एनोड से इमर्ज कर रही है तो मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने क्या पढ़ा था कि कैथोड से अगर इमर्ज कर रही होती तो उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो एनोड से कर रही है मतलब पॉजिटिव चार्ज है। कॉल्ड प्रोटॉन, क्या नाम पड़ा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का? प्रोटॉन। परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड टू सी द प्रेजेंस ऑफ एनोड रेज। अब ये क्यों होता है इन्होंने ये नहीं बताया, मैं तो बता देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि वो जो रेज है उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब जब 11 में जाओगे तो पढ़ोगे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज। तो जो बीटा रेज है उसका जो है पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज से ज्यादा होता है। और समझ लो कि अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है और बीटा रेज नेगेटिव चार्ज वाले। ये लो, अरे यार तुम नष्ट कर दिले। तो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो अब अगर पिछले वाले लेक्चर में थे तो आपको पता होगा कि ये क्या है, एक ग्लास का डिब्बा। ठीक, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो इन डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, दो मेटल प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव एंड से जुड़ी होती है, किसके? बैटरी के, और एक नेगेटिव एंड के जुड़ी होती है। जो पॉजिटिव एंड वाला होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। सो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कौन थे, उनका नाम क्या था, जे थॉमसन, एक्चुअली तो विलियम क्रुक्स। उन्होंने क्या देखा, अगर हम कैथोड से देखेंगे तो कैथोड क्या कर रहा है, एक नेगेटिव रेज ऑफ पार्टिकल एमिट कर रहा है। ठीक है, पर इन्होंने क्या, इंगोल्स भाई साहब ने क्या सोचा, अगर ये कैथोड नेगेटिव रेज एमिट कर रहा है तो इसका मतलब जो एनोड है वो भी तो कुछ करना चाहिए। सो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ एनोड भी करती है। क्या कहती है? पॉजिटिव, ही ऑब्जर्व पॉजिटिव रेज एमिटेड फ्रॉम एनोड। उन्होंने देखा जैसे कि कैथोड नेगेटिव रेज ये करती है, उसे एनोड भी पॉजिटिव रेज एमिट करती है। ठीक है, कॉल प्रोटॉन। फिर उस पॉजिटिव रेज का क्या, वो जो रेज में जो पार्टिकल मिले पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनका नाम क्या पड़ा? प्रोटॉन। अब ये परफोरेटेड का मतलब क्या है, समझो कि ये एक प्लेट है ना, इसमें बहुत जगह से होल कर दिया गया है, सोचो ड्रिल कर दिया गया है, ऐसे होल। अब ये क्यों करते हैं, यहाँ पे तो रीजन नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूँ। इसलिए करते हैं कि जो एनोड है ना, वो जो रेज एमिट करता है वो बहुत वीक इन पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब कि वो, मतलब सोचो आपने बुलेट फायर किया, अपने लकड़ी में फायर किया तो बुलेट छेद के निकल जाएगी, पर आप बहुत ज्यादा बड़े मोटे मेटल रख दोगे ना तो उसमें छेद नहीं पाएगी। पर
अगर सोचिए रिवॉल्वर का बुलेट था, पर अगर आप स्नाइपर का बुलेट लोगे तो वो मेटल शीट को भी छेद सकने की क्षमता रखती है। इसका मतलब क्या है, वो स्नाइपर का बुलेट था उसके ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। ऐसे ही ये जो एनोड से जो रेज ऑफ पार्टिकल निकलते हैं उनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो छेद नहीं पाती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ZNS कोटिंग। सो वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। फिर ये जो एनोड से रेज निकल रहे होंगे ना, सो ये अगर हम ऐसे ही कैथोड में ऐसे ही प्लेट लगा देना वो छेद नहीं पाएगी, फिर आप रीडिंग नहीं ले पाओगे। सो इसमें छेद कर दिया जाता है और ये ZNS कोटिंग रख दिया जाता है। जैसे ये ZNS कोटिंग में स्ट्राइक करता है मतलब एक ग्लो करने लगता है। मतलब उससे क्या हम समझ पाते हैं कि ये इसका प्रेजेंस है, मतलब एनोड रे का प्रेजेंस है। यहाँ पे दिया नहीं है वो इतना बात, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो 9 के हिसाब से, पर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप सुन के ये नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये नहीं दिया था रीजन, मैंने बता दिया। तो हम कंक्लूजन में क्या देखेंगे, कंक्लूजन में कि एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स नेम प्रोटॉन। हमने देखा कि एनोड रेज में जो पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव थे, वो उसको हमने प्रोटॉन नाम दिया। तो कैथोड रे से निकलते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। तो मास ये आप याद रखना, मास क्या है 1837 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1/1837 टाइम क्या लाइटर होता है एक प्रोटॉन से। तो ये नेचुरली क्या बन जाएगा 1837 टाइम्स हेवियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। और आप ये याद रखना कि 1.670 × 10⁻24 ग्राम। अगर आप हायर स्टडीज में आओगे तो आपको ये लास्ट के दो डिजिट रखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप ये पहले का दो डिजिट याद रखोगे तो बहुत है। अब ये चार्ज इसका क्या है हमने पढ़ा था, इसको याद कैसे रखें चार्ज को। तो समझ लेना कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव। चार्ज बिल्कुल ये जो न्यूमेरिक वैल्यू एकदम सेम है 1.602 × 10⁻⁻19, ठीक है। कूलम, हाँ कूलम याद रखना, ठीक है। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो पढ़ेंगे उसका एक कोर कॉन्सेप्ट है, क्या है वो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है मैंने अब कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट समझाने वाला हूँ मस्त, फिर नेक्स्ट में आपको पॉइंट्स लिख दूंगा। पर आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर पॉइंट मिस किए तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ नहीं आएगा। सो ये जो दिख रहा है ना आपको, और आपके बुक में उतना डिटेल में नहीं है, पर मैं डिटेल में थोड़ा बहुत डिटेल में बताता हूँ, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आपके बुक में जो दिया है ना उससे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बच्चों को समझ आएगा, ठीक है। सो ये जो है ना ये जो रेक्टेंगल शेप देख रहे हो ये है गोल्ड फॉइल, एलडी गोल्ड फॉइल। और ये जो गोल्ड फॉइल है ना, ये फॉइल होता है गोल्ड फॉइल ना बहुत थिन है, लाइक इसका थिकनेस है 0.001 एम। एम भी नहीं होगा, ये मिलीमीटर का होगा। लाइक इतना बालों से भी पतला, आपके बाल जो है ना उससे भी पतले जो है ये गोल्ड फॉइल है। यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये सोचो आप एक टॉर्च मान लो, जो रेडियम वाला टॉर्च है, ये क्या कर रहा है इसे अल्फा पार्टिकल मार दे रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होते हैं रेज, सोर्स ऑफ रेज ऑफ पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो पॉजिटिव पार्टिकल्स, मतलब एक रे। अब एनोड से मत समझ लेना, मतलब एनोड क्या इमिट करे, एनोड एक्चुअली अल्फा पार्टिकल इमिट करे। पर ये जो है रेडियम जो है ये क्या है अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल आप ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव रेज है। जो रादरफोर्ड भाई साहब ने इसके ऊपर मारा था, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रादरफोर्ड, ठीक है। तो ये जो रेडियम है ना, और मतलब ये रेडियम है, मतलब इससे क्या निकल रहा है अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एक्चुअली क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर बोर्ड है, ठीक है, इल्यूमिनेशन बोर्ड है। मतलब अब इस हमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ा था कि ZNS जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग है वो क्यों लगाते हैं, प्रेजेंस ऑफ जो है ये हो रहा है, मतलब वो पॉजिटिव पार्टिकल हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। मतलब पॉजिटिव पार्टिकल वो बहुत वीक है, अब उसे ऐसे वो इलेक्ट्रोड मतलब के कैथोड रेज जैसे
जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसा आप उसको सेंस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, ल्यूमिनेसेंट पार्टिकल लगाना पड़ता है पीछे। तो समझ लो ये ऐसा ही है, ये सेमी सर्कुलर है, मतलब अगर ये गोल्ड फॉइल है ना, ये ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका पूरा फील्डिंग सेट कर दिया, ठीक है। हमने मारा इसके ऊपर अल्फा रेज, अल्फा रेज इसका सोर्स क्या है, आपके बुक में रेडियम दिया हुआ है, तो हम रेडियम पकड़ लेते हैं, तो अल्फा रेज है, अल्फा रेज का चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ अल्फा रेज क्या होता है, पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। हमने इसके ऊपर मारा, अभी एक्सपेरिमेंट क्यों करता है अभी समझ में आएगा। हमने मारा, हमने क्या देखा, हमने देखा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है, मोस्ट ऑफ द रेज क्या कर रहा है, सीधा चल जा रहा है, सीधा 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 सीधा, ठीक है। उससे पहला पॉइंट क्या कंक्लूड हुआ, उससे पहला पॉइंट ये कंक्लूड हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज एम्प्टी, मतलब हॉलो स्पेस है, ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर उन्होंने देखा कुछ कुछ पार्टिकल सीधे के बजाय थोड़े जो है टेढ़े जा रहे हैं, कुछ और ज्यादा टेढ़े जा रहे हैं, आपके जैसे टेढ़े 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 बन गए हैं, दिमाग टेढ़े बन गए हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सीधा नहीं जा पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं ना जो जा रहे हैं पर पूरा 360 डिग्री में बाउंस बैक हो जा रहे हैं। इसका चांस जो है वो होता है लगभग, कुछ बुक में दिया रहता है 10,000, मतलब 10,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल होता है, या फिर कुछ बुक में ये भी दे रहता है 1/20,000, 20,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा होता है, मतलब आपको नहीं याद रखना ये डेटा, मैंने ऐसे ही पढ़ा, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम ये होते हैं 360 डिग्री में घूमते हैं। अब जो डिफ्लेक्शन वाला था, मतलब ये जो है सीधा नहीं जाके जो घूम जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये अब क्यों घूमेंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपने पढ़ा होगा जरूर, बोथ लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सो उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा चार्ज होगा एटम के अंदर कि वो इनको रिपेल कर रहा है, ठीक है। सो अब रिपेल कर रहा है का मतलब कैसे समझे उन्होंने, क्योंकि ये रिपेल मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, इसलिए तो वो रिपेल करेगा ना, और ये 360 डिग्री डायरेक्ट घूम के आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट रिपेल में, मतलब समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आए ऐसे टकराया फिर इन्होंने रिपेल कर दिया, ठीक है, एकदम सीधा गया। या फिर कुछ जो ग्रेटर डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ टेढ़े गए, वो कैसे गए, ये सोच लो पॉजिटिव चार्ज है और आपने अल्फा पार्टिकल दिया, वो कुछ ऐसे आ रहा था और उसके इन्फ्लुएंस में आके ये टेढ़ा हो गया, और जो सीधा गए वो कैसे गए होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ लो और ये अल्फा पकड़ लो, बहुत अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, ये सीधा चले गया, ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो है इसमें जो है ये लाइट जलता है, इसके पीछे जो है मतलब ग्लो करता है, उससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे हाँ पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने एक रेडियम का समझ लो एक सोर्स लिया, उस सोर्स से क्या क्या अल्फा पार्टिकल मारा, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, रेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। फिर उन्होंने गोल्ड फॉइल में मारा, गोल्ड फॉइल क्या है, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, उन्होंने मारा। क्यों लिया गोल्ड फॉइल पतला, आप ये कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में मैंने बताया कि क्यों जो हमें बहुत उन्हें यहाँ पे ड्रिल करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। आई होप समझदार बच्चे समझ के होंगे। तो आप कमेंट्स में बताइए क्यों उन्होंने इतना पतला से गोल्ड फॉइल लिया। फिर जो है कुछ ज्यादातर जो है पार्टिकल्स, मतलब ये रे जो है एकदम सीधा चल गई, एकदम 180 डिग्री, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, एकदम सीधे बच्चों की तरह सीधे चले गए। कुछ बहुत कम जो है अल्फा रेज है वो डिफ्लेक्ट कर गई है, मतलब वो सीधे तो जा रहे थे पर ये घूम गई, इधर घूम गई, यहाँ घूम गई, उधर घूम गई, इधर घूम गई, और बहुत 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 ही कम 1/10,000 में एक पार्टिकल जो है क्या करिए 360 डिग्री घूम के आ जाए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको रीजन कमेंट में बताना है क्यों जो है एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में इतना पतला गोल्ड का शीट लिया गया है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ बाकी सब, तो चलिए पढ़ते। सो किसने वो डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड भाई साहब ने, मैंने बताया। फिर ही डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स गोल्ड फॉइल। यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस किया, थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल यहाँ पे दिया है 1/1 मिलियन
ऑफ सेंटीमीटर। देखो आपके क्लास के लिए तो ये जरूरी है, ये 3 पॉइंट आप ये पढ़ लो, ठीक है। पर अब जब हायर स्टडीज में जाओगे तो ये पॉइंट उतना मायने नहीं रखती, तब आपको क्या बताया जाता है कि वो आपके बालों से भी पतला होता है, इतना बताया जाता है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आती है, मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम है। सो अभी तो आप क्लास 9 में हो, अभी आप याद कर लो ये क्या था, मतलब डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड था। ही डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स गोल्ड फॉइल। मैंने बताया कि गोल्ड रेडियम से जो है वो सोर्स लिया गया और अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्ट किया गया गोल्ड फॉइल की तरफ। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, रेडियम। मैंने बताया रेडियम लिया था उन्होंने। थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल 1/1 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। अब आई होप कि आपने आयन्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, या फिर पढ़ा होगा तो आप समझ चुके होंगे। आयन्स मतलब ये क्या है, 2+ का मतलब क्या है यहाँ पे कि हीलियम जो है, हीलियम वो क्या है, हीलियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो हीलियम है ना, उससे हमने प्लस का मतलब होता है कि उससे हमने छीन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, हमने छीन लिया। तो ये छीन के ये क्या बन जाता है, एक्चुअली हीलियम में क्या होता है, हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सो हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया, तब ये क्या पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन क्या थे, नेगेटिव थे, मतलब नेगेटिविटी थी आपके ऊपर। तो हमने क्या किया, आपके ऊपर क्या थी, 2 नेगेटिविटी थी 2 पॉजिटिविटी थी। तो हमने क्या किया, आपके 2 नेगेटिविटी खींच ली, तो आप क्या बन गए, फुल क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए। तो आपके उससे ही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे हमने छीन लिए, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन बचा, तो ये 2+ बन गया। अब क्या है, आप पॉजिटिव तो रह सकते हो पर आपको मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में, तो आपको क्या चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए, तो आप बैलेंस आउट हो जाओ। तो ये क्या करता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये तो इलेक्ट्रॉन का तलाश करता है कि वो फिर से वो आपका स्टेबल गैस पढ़ेंगे कि क्यों करता है ये। मतलब सोच लो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो ये है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं, बस रेज ऑफ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स है, ठीक है। लिख लीजिए आप, ये जो है ये रेडियम, ये वाला, और अल्फा पार्टिकल क्या है, ये वाला, और किसने डिस्कवर किया, ये वाला, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। अच्छा, कंक्लूजन पढ़ने से पहले जो बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया होगा ये एक्चुअली स्कैटरिंग कैसे हो रहा है, तो मैं इसके लिए एक और बेटर एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। अब देखिए ना, सोच लो कि वो गोल्ड फॉइल के अंदर ये जो है एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और आपको पता है ना ऑरा +999, तो इसलिए इसका ऑरा भी ऐसा है, पर नहीं ये बाउंड्री है, ठीक। सब क्या कर रहे हो, यहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल दे रहे हो। अगर ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा, क्या मैंने बताया था, अगर 2 ऐसे करके हिट करेंगे तो क्या करेंगे, बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे आया था वैसे ही पापा का थप्पड़ खा के भाग गया, तो स्ट्रेट आया, स्ट्रेट गया। अगर सोच लो कोई पार्टिकल ऐसा आया तो इसके ऑरा के अंदर आ गया, ऑरा के अंदर इन्फ्लुएंस हो गया, क्या बन गया, डिफ्लेक्ट हो गया। हाँ, और सोच लो कोई पार्टिकल ऐसा है बहुत दूर से है, इसका कोई ऑरा फॉरा यहाँ पे उसका इसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, मतलब ये सीधा चले गया। तो मैक्सिमम क्या होता है कि मैक्सिमम जो है सीधे चल जाते हैं, सीधे चल जाते हैं, सीधे चल जाते हैं, सीधे चल जाते हैं। कुछ ऐसे होता है कि वो आते हैं इसके ऑरा के अंदर और डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आते हैं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आते हैं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और कुछ बुड़बक ऐसे होते हैं कि ये सीधे जाके मारते हैं और सीधा वापस आ जाते हैं। एक्चुअली ये होता है इसके अंदर, ये जो है ये सब अल्फा पार्टिकल्स है, और ये क्या है, एक समझ लीजिए प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक्चुअली कैसे हो रहा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये अंदर में जो था ये है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे, चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। सो अब क्या है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। सो हमने
मैंने तो एक्सपेरिमेंट का टाइम ही मैंने सब बता दिया है कि क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या कंक्लूजन था उनका. सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या किए, सीधा चले गए. अब क्यों गए? मोस्ट ऑफ द एटम इज रिलेटिवली एम्प्टी. इसका क्या कंक्लूजन था? वो स्ट्रेट कैसे गए? वो खाली जगह था बोल के स्ट्रेट गए. अगर खाली जगह नहीं होता, पॉजिटिव मास जो है हर जगह रहता, तो क्या जा पाते? नहीं जा पाते, वो डिफ्लेक्ट कर जाते. तो वो एम्प्टी था, एक एटम ज्यादातर एम्प्टी था, उसका मतलब क्या किया, वो सीधा चले गए. ठीक है. सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली. कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर गए, मतलब थोड़ा कम एंगल में डिफ्लेक्ट किए. ठीक है. अब ये क्यों था? अ कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल पॉजिटिव मास प्रेजेंट इन अ स्मॉल रीजन. हमने क्या पढ़ा अभी अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो है समझ लो ये प्रोटॉन है, एक मतलब पॉजिटिव मास है, और इसके ये ऑरा है. समझ लो इसी रीजन में कुछ कुछ जगह में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मास चार्ज था, यहाँ पे थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मास था. उसलिए इसके ऊपर हिट हो गया, क्या कर रहा है ये, स्लाइड डिफ्लेक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट कर रहा है. पर some alpha particles were deflected at large angle and some did 360 degree deflection. 360 डिग्री डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे गया फिर वापस ऐसे ही आ गया, मतलब जा रहा था एक तमाचा मारा, वो घूम के अपने डायरेक्शन में अपने वापस ले लिया. ठीक है, वैसे होता है. सो इफ अ अल्फा पार्टिकल passes very close to the concentrated positive mass, तभी ये होता है. and 360 happens it will be as if it directly hits the positive mass. ये क्या कर रहा है? अगर ये बहुत, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर इसके बहुत पास से गुजरेगा ना, ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा. पर अगर सोचो ये एकदम इसके अंदर जाके भिड़ गया, तो ये क्या करेगा, एक तमाचा मारेगा और ये पीछे चल जाएगा. कुछ ऐसे ही हो रहा है. और जो ऑरा वाला में था ना, वो बहुत कम कम, जैसे यहाँ से जा रहा है तो ये कम डिफ्लेक्शन करेगा, तो ऐसे जा रहा था थोड़ा बहुत ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा. तो आप ये नोट कर लें, ये बात है, ये पॉइंट. अगर आपने सही से समझा होगा जो मैंने बताया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, आपको अगर नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा जो है यहाँ तक रुक लीजिए वीडियो को, और जो मैंने बताया है उसे थोड़ा रिवाइज करिए. ठीक है, ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए. ठीक है. अगर आपको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आया होगा अभी, तो क्लास 11 में थोड़ा दिक्कत होगा, क्लास 10 और 11 में. तो मैं अभी बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि आप गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए, क्योंकि जो है 11 में बहुत ज़्यादा एडवांस होगा. गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्यों था, कैसे था, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे ये करने पड़ेंगे, तो अलग बात है. तो आप जो है अभी अच्छे से समझ लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए. ठीक है, चलिए. आप आई होप आपने इतना तक लिख लिया होगा. मैंने पॉज करने बोला था, कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा. जो बच्चे नहीं किए होंगे प्लीज़ पॉज करके थोड़ा रिवाइज कर लो, आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ. ठीक है. फिर भी नहीं मानोगे तो मेरे को क्या यार, मैं अच्छे से बता रहा था, फिर आप पछताओगे. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. तो चलिए, जो है पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड भाई साहब जो थे, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे. उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया, दो पोस्टुलेट दिए. क्या क्या पोस्टुलेट दिया? मैटर इन एन एटम. उन्होंने बताया ये जो मैटर है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन तो बहुत बहुत एरिया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है, तो उसको हम नहीं पकड़ते. ये जो, और जो इसका सिग्निफिकेंट मास है ना ये एटम्स का, वो कैसे आ रहा है? इज लोकेटेड इन अ स्पेस इज इन द सेंटर. मतलब जो है, जो मास है ना एटम का, वो बीच में है, एकदम बीच में है, कॉल्ड न्यूक्लियस. उससे उन्होंने न्यूक्लियस बताया. एक्चुअली न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. सो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, which has the concentration of positive charge. फुल पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो नेगेटिव चार्ज का नहीं होता है. एक सोचिए, एक ऐसा है लड्डू जैसा है, और बाबस में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. ये लड्डू जो है, ये लड्डू क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर समाया हुआ है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, ऐसे ऐसे घूम रहा है. while remaining volume of an atom is empty. हमने देखा क्योंकि वो सीधा जा रहा था, इसका मतलब क्या है, ज्यादातर वो empty ही है. since atom is neutral,
सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एटम। सो पिछले टाइम रिकॉर्डिंग करते करते वो जो है ना, कैमरे का बैटरी डेड हो गया था। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था और मुझे पता नहीं चला कि हुआ है। तो मैं तो ये पढ़ा लिया, ठीक है, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या बताया, मैटर इन एन एटम इज लोकेटेड इन द स्पेस इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो है, जो एटम का मास है ना, वो एकदम बीच में लाई करता है, ठीक है, एकदम बीच में लाई करता है इन द स्पेस विद अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। विच हैज़ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उस जो मास का जो पाइलअप है, उसमें जो एटम का मास है, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। वाइल रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, एम्प्टी है। वो छोटा सा जगह में मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी जो एटम है उसमें क्या है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है। सिंस एटम इज न्यूट्रल, significant number of electrons must present to counterbalance the positive charge and must move with a great velocity to maintain the stability of atom. As we know, atom is neutral. So पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन है। तो अब जो प्रोटॉन है उसको भी तो मतलब इलेक्ट्रॉन को भी तो सेम नंबर होना पड़ेगा ना, प्रोटॉन की इतना, तभी तो वो बैलेंस कर पाएगा। तो वही बताया, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट टू काउंटर बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर सोचो दो प्रोटॉन है तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी होना पड़ेगा, तब जाके वो काउंटर बैलेंस होगा। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव मिल गया तो इसको न्यूट्रल बना देंगे। तो वही है, तो काउंटर बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज एंड मस्ट मूव विद अ ग्रेट वेलोसिटी। इसका कोई जो है आपके बुक में रीज़न नहीं दिया हुआ है, और मैं बताता भी नहीं रीज़न, मैं बताऊंगा नहीं रीज़न, तो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। तो मस्ट मूव, ये मस्ट ज़्यादा हो गया, मस्ट मूव विद द ग्रेट वेलोसिटी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में घूमना भी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तब जाके क्या होगा, उसका एटम का बढ़िया स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए ड्रॉबैक देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक, ऑल्दो बस एक ही पॉइंट में ड्रॉबैक उन्हें मिला, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था जो मास लाई करता है सेंटर में, वो बिल्कुल सही था, पर ड्रॉबैक क्या है, सेकंड में ड्रॉबैक आया, सेकंड पोस्टुलेट में। क्या ड्रॉबैक था, इन इस एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and the attractive force of the positively charged nucleus would be balanced by the centrifugal force arising due to the rotation of electron। मुझे पता चल रहा है आपको नहीं समझ में आया होगा। उन्होंने क्या बोला था, सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स होता है, आप कैसे समझो, एक आप रस्सी लेना, एक पत्थर में बांधना और ऐसे घुमाना, आप फील कर पाओगे कि एक फोर्स है जो कि पत्थर को इसे घुमाने में मदद कर रहा होगा। सोचिए एक पत्थर है, आपने रस्सी से बांधा और इसे घुमाया, ऐसा करके घुमाया, तो आप देखना कि वो ना आपके तरफ आ रहा है, वो ज़्यादा बाहर जाने की तरफ कोशिश कर रहा है, बाहर जाने की तरफ कोशिश कर रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस जो था ना, वो देखो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा, पर इसका जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है ना, वो अपनी तरफ खींच के रखता है उसे, उसके लिए वो गोल 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 घूमता है, ठीक है। वैसे ही आप जब पत्थर घुमाओगे, वो देखना वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, पर उसको काउंटर कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, the attractive force of the positively charged particle nucleus and would be balanced by the centrifugal force arising due to the rotation of electron। अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका खुद का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बट ये बाहर नहीं निकल जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का है, दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये काउंटर बैलेंस करते हैं, एक बाहर निकलना चाहता है और एक खींचना चाहता है, तो इसलिए ये घूम रहा है।
ये पॉइंट यही बोलना चाहता है, मतलब उन्होंने यही बोलने की कोशिश की थी, पर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। पर एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक ऑर्बिट में घूमे विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट आउट करता है। तो उनकी उस थ्योरी से जो है, थ्योरी तो नहीं थी, वो प्रूफ था, उस थ्योरी से रदरफोर्ड भाई साहब का मॉडल गलत हो गया। उन्होंने क्या बोला, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स राउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट रेडिएट आउट एनर्जी एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैक्सवेल के बारे में, मैं बोल रहा हूँ क्या, वो एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड के टाइम की, तो उन्होंने देखा अगर एक चार्ज पार्टिकल एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा होगा, अगर एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा होगा तो वो ऐसे घूम रहा था, सोचो जब वो ऐसे ही सर्कल में फिर वापस आ पाएगा, उसको कम एनर्जी है, तो फिर ऐसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में आके ये कोलाइड कर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर हमने क्या देखा था, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पर और आप देख ही सकते हो कि एटम अभी भी स्टेबल है। आप खुद एक एटम के स्ट्रक्चर हो, क्या आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है, पर ये हो नहीं रहा है, मतलब इन्होंने जो बोला ये हो नहीं रहा है। अगर ये होता तो इलेक्ट्रॉन अपना मतलब चार्ज अपना क्या करता है, निकालते रहता और घूमते 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 ऐसे क्या गिर जाता, पर ये हो नहीं रहा है, तो till it collides and ultimately collapses in it। उन्होंने वही बताया, घूमते घूमते क्या करेगा, तो वो न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाएगा, पर ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये क्या किया, दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट याद रखना और मैक्सवेल वाला भी पॉइंट याद रखना, ठीक है, वो क्लास 11 में काम आएगा। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज ये पढ़ते हैं नील बोर के बारे में। नील बोर ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है, तो उनके पोस्टुलेट पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, हिंस एनर्जी लेवल। तो उन्होंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जो है इनके आसपास एक सर्टेन एनर्जी ऑर्बिट पे ऑर्बिट बने हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। सोचो ये एक, ये एक, ये एक, तो ऐसे मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो उन्होंने ये बताया, अभी ऑर्बिट्स क्या है, ऑर्बिट्स मतलब वो न्यूक्लियस के अराउंड, सोचो आपने देखा होगा जुपिटर के पास रिंग है, वैसे सोच लो जुपिटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और रिंग जो है ऑर्बिट्स है। सोचो उस ऑर्बिट में जो पत्थर घूम रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में। उनका मानना था ये द इंटीजर n, मतलब ऑर्बिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, रिप्रेजेंट द वेरियस एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को दिखाता है। तो हम लोग एनर्जी लेवल को बेसिकली k, मतलब पहला एनर्जी लेवल को k से बोलते हैं, दूसरे को l से, फिर m से, फिर so on n o p q r s t करके जाता रहता है। As long as an electron is assigned to a certain energy level, सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन के सबसेल में होगा, मतलब के ऑर्बिट में होगा, तो उसका वो सर्टेन एनर्जी में ही रहेगा, ठीक है, मतलब उस ऑर्बिट में होने के लिए उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, मतलब उसमें वो रह पाएगा। उससे अगर ज़्यादा दे दोगे तो वो हायर ऑर्बिट में चल जाएगा, अगर उसे छीन लोगे तो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। वही उन्होंने बताया, इट असाइन्ड टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, it's neither loses or gains any energy, but if it is, क्या लिखा है यार, if is to gain, if it wants मेरा हैंडराइटिंग नहीं समझ नहीं आ रहा क्या बात है, to get higher orbit number it must gain energy and vice versa। अब मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। अगर सोचिए एक इलेक्ट्रॉन है L ऑर्बिट में, वो क्या करना चाह रहा है कि वो हायर ऑर्बिट में जाना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को, तब जाके वो हायर ऑर्बिट में जा पाएगा। अगर आप उस एनर्जी छीन लोगे तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। सोचो के में था, तो अपने एनर्जी दिया तो एल में गया, अब एल से अपने एनर्जी लिया
तो के में आया, फिर के से एनर्जी लिया, फिर कहाँ चले गया, घुस गया अंदर। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। ऑल तो ये भी गलत है। ये जो थियोफॉस्फेट है आपके यहाँ पे नहीं दिया होगा, ये मैं देखता हूँ नहीं दिया हुआ है आपके यहाँ पे। एक्चुअली इसके बाद ये बहुत ही बुरा गंदा वाला गलत हुआ था। एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमती नहीं है, वो आप हायर क्लास में जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसी घूमती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है ना एक क्लाउड जैसी है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर ये समझ लो। द हायर द ऑर्बिट द मोर इज अनस्टेबिलिटीज, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लिया, आप थोड़ा लिख लेना ये वाला पॉइंट। जो इलेक्ट्रॉन है अगर जितना हाई ऑर्बिट में होगी ना उतना वो क्या करने की कोशिश करेगा, मतलब उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा ना, वो खींच नहीं पाएगा ना, दूर में चले गया है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दूर में चले गया। अब ये जो है मतलब पॉजिटिव चार्ज जो अपने तरफ खींच नहीं पा रही है बहुत स्ट्रेंथ से, जो कि पास के एटम को खींच पा रही है, पास के इलेक्ट्रॉन को खींच पा रही है, पर दूर में चली गई है, मतलब उसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। तब अब कोई भी आके उस इलेक्ट्रॉन को बहला के फुसला के अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है फॉस्फेट क्या है, गिव द लोकेशन एंड द मोड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनका फॉस्फेट न्यूक्लियस एटम के बारे में उन्होंने ये दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ है और इलेक्ट्रॉन का मोड ऑफ रोटेशन कैसा है, आप इसे समझ पाओगे। ऑल दो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हमें कभी पता चल ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक और एक है, ये भी मतलब ये बहुत बुरी तरह फेल हुआ था बाद में जाके, पर आपके क्लास में नहीं है तो आप इससे मैं जो बोल रहा हूँ आपको याद नहीं रखना, ये आप हायर स्टडी में ऐसे ही पढ़ोगे। और मैं अब देख रहा था वहाँ पे दिया हुआ था E1 minus E2 equals to H mu H lambda। अब इसका क्या मतलब है, H E2 minus E1 होगा ना, हाँ। इसका मतलब क्या है, ये जो है E जो है ना एक समझ लो एक ऑर्बिट को दिखा रहा है, मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को दिखा रहा है। E2 का मतलब ये हायर ऑर्बिट में होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी। E1 मतलब ये लोअर ऑर्बिट में होगा, ये कम एनर्जी। और H और ये आपको बुक में देना नहीं चाहिए था मुझे लगता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू H लैम्डा। और ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ का एनर्जी के लिए ट्रैवल करती है, वेवलेंथ में ट्रैवल करती है, मतलब एक वेव जैसे ट्रैवल करती है। तो ये लैम्डा है वेवलेंथ। और H जो है, H को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, H जो है प्लैंक, आपको याद नहीं रखना, ये ऐसे आपको बुक में दे दिया है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये दो एनर्जी लेवल है। E2 का मतलब हायर एनर्जी लेवल एंड E1 का मतलब लोअर एनर्जी लेवल। आप चाहे तो आप लिख लो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।